अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत मुबारक हों। ईद की इन खुशियों में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, तो मैं उनका इंट्रोडक्शन देती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं वजीह निज़ामी साहब और सितार नवाज़ हैं ये। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं इरफान ख़ान, जो कि बहुत ही अच्छे तबला नवाज़ हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम बात करें सितार की, तो आपने किस उम्र में सितार को सीखना शुरू किया? मैं सितार नवाज़ी के एक घराने से हूँ। सितार इस घराने का साज़ है। वैसे तो सितार जो है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की इजाद है। आपने सतार के नाम से साज़ इजाद किया, लेकिन फिर हज़रत तानसेन के पोते थे, उनके ग्रैंडसन थे हज़रत मसीद ख़ान। उन्होंने इसमें 3 तारों से इसे 7 तारों में कन्वर्ट किया। उसके बाद से आज तक इसमें कोई मॉडिफ़िकेशन नहीं आई। तो मैं उस घराने से हूँ और अपने घराने में मैं अभी 18वीं जनरेशन से हूँ और इस साज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इरफान, अगर हम आपकी बात करें, आपने कब तबला सीखा और कब इसका शौक़ हुआ कि मुझे ये सीखना चाहिए? सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम जी। इस प्रोग्राम में मैं जी तकरीबन 7 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया था और मेरे दादाजी जो उनसे है वो भी प्ले करते रहे। उसके बाद मेरे फादर और उसके बाद फिर मैंने उसको साथ लेके चला हूँ। बचपन से ही मतलब आपने शुरू किया था? जी बिल्कुल, 7 ईयर से मैंने स्टार्ट किया था। 7 ईयर से आपने स्टार्ट किया था। चलें, ठीक हो गया। मौसीकी की अगर हम बात करें तो सितार का बहुत ही अहम रोल होता है, तो इस पे ज़रा रोशनी डालेंगे? साउथ एशियन जो म्यूज़िकोलॉजी है उससे अगर हम सितार को निकाल दें तो वो जो ओरिजिनलिटी है म्यूज़िक की वो ख़त्म हो जाती है। सितार यूँ कह लीजिए कि एक बाकायदा अंग है जो जनूबी एशियाई मौसीकी है उसका। अगर हम बात करें इस दौर की, तो इसमें सितार की क्या जगह है? पाकिस्तान में शायद वो जगह नहीं बन पा रही। अभी कुछ 15 या 16 के करीब सितार नवाज़ होंगे पाकिस्तान में प्रोफेशनली जो सितार को बजा रहे हैं और इससे उनका बाकायदा ताल्लुक़ है इस साज़ से। इन 15 या 16 सितार नवाज़ों से हट के इसका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। जो अभी जो जनरेशन है वो इस साज़ को कम सीख रही है या नहीं सीखना चाहती। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि दुनिया का मुश्किल तरीन साज़ है, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि सितार की सिखलाई एक बाकायदा अमल है साल हा साल का। सो अब हम जिस एक डिजिटल एरा में दाखिल हो चुके हैं, हमें हर चीज़ को फ़ौरन से सीखना है, फ़ौरन से करना है, तो सितार ऐसे आ नहीं सकता। सितार को सीखने में कितना वक्त लगता है? इसके 2 जवाब हैं। एक तो ये कि कम अज़ कम जो इसकी बाकायदा सिखलाई है वो 6 साल पे मुनहसर है कि अगर कोई इंसान बाकायदा इसकी रियाज़त में हर रोज़ इसकी रियाज़त में 6 साल गुजारे तो शायद वो ट्यूनिंग तक के अमल को पहुंच सके और इसके जो बुनियादी जो राग हैं, जो इसकी टेक्निक्स हैं, उनको सीख पाएगा। 6 साल में सिर्फ बुनियादी जो टेक्निक्स हैं वो सीखी जाएंगी? तकरीबन, ये भी कम है लेकिन वो सीख सकता है। प्रोफेशनल सितार नवाज़ बनने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? एक प्रोफेशनल सितार नवाज़ कहलवाने के लिए बन नहीं सकता। लोग कहेंगे कि ये सितार नवाज़ है तो वो फिर सितार नवाज़ होगा। कम से कम 6 साल इसमें लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 29 साल हो गए इस साज़ के साथ। मेरा सफ़र अभी तक चल रहा है। सो मुझे लगता है कि हम हर रोज़ सीखते हैं, हर परफॉर्मेंस, हर स्टेज शेयर करने के बाद हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। जो नाज़रीन में से कोई भी सीखना चाहता है तो वो क्या सोचे कि अगर वो आज सीखना शुरू करे तो कितने टाइम में वो ख़ुद को एक प्रोफेशनल सितार नवाज़ समझेगा? अगर रोज़ाना की बुनियाद पे सितार की रियाज़त की जाए, सितार में रियाज़त से मुराद रोज़ आप सितार को 7 से 8 घंटे दें, तो 5 से 6 साल का ये अमल है जिसमें वो बुनियादी तौर पे सितार को सीख जाएगा। 5 से 6 साल में बुनियादी तौर पे सीख जाएगा। लेकिन शायद एक ज़िंदगी जो है वो सितार के सीखने के लिए होनी चाहिए और अगली ज़िंदगी में सितार बजाना चाहिए। यही शायद एक वजह है कि लोग इसे कम सीखते हैं, क्योंकि इतना टाइम चाहिए होता है। जी बिल्कुल, और ये दुनिया का सबसे मुश्किल साज़ माना गया है। यही सवाल मैं आपसे करूँगी कि तबला सीखने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? तबले के लिए कम से कम जो है 5 साल जो है वो ज़रूरी है, और रोज़ाना की कम से कम 3 से 4 घंटे की हमें प्रैक्टिस चाहिए। फिर जाके 5 साल के बाद जो है एक नाम बनता है और एक प्रोफेशनल तबला प्लेयर जो है वो कहलाया जाता है। 5 साल में एक प्रोफेशनल तबला नवाज़ बना जा सकता है? बिल्कुल जी, और उसके लिए रोज़ाना आपको 3 से 4 घंटे जो है वो रियाज़त करना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सितार का इस वक्त क्या मुकाम है? गुज़िश्ता सदी में कई सितार नवाज़ गुज़रे। उस्ताद वलायत ख़ान साहब, उस्ताद कबीर ख़ान साहब, उस्ताद पंडित रविशंकर साहब, निखिल बनर्जी, उस्ताद रईस ख़ान साहब, और इन सब असातिज़ा ने बहुत मेहनत की और सितार को बड़ा नाम बख्शा।
लेकिन जो पंडित रविशंकर साहब ने सितार के लिए किया वो कोई और नहीं कर सका। तो यूरोप में और यूएस में इस वक्त सितार जो है बहुत से लोग इसको सीख रहे हैं और अब बाकायदा सितार के ऊपर पीएचडीज हो रही हैं। अगर हम अभी की सूरत हाल की बात करें तो सितार पाकिस्तान में मादूम हो रहा है, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? मैं ये वजह समझता हूँ कि हमारे मुल्क में बाकायदा मौसीकी सीखने के लिए इदारे नहीं हैं, इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। और इसकी एक और वजह जो है वो ये है कि हमारे निसाब में मौसीकी की जगह नहीं है। जो बड़े स्कूल हैं वहाँ पे तो मौसीकी सिखाई जाती है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे मौसीकी नहीं सिखाई जा रही। जैसे बाकायदा फ़ाइन आर्ट्स के दूसरे मज़ामीन सिखाए जाते हैं, मौसीकी को भी ये जगह देनी चाहिए और बच्चों को अपने कल्चरल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मुतल्लिक उनको बताना चाहिए, उनको ये साज़ सुनवाने चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट जो है वो इनमें बने। सो अभी साज़ों को लेके तो कोई काम ही नहीं हो रहा। तो यही वजह है कि ये साज़ और माधुमी का शिकार हो रहे हैं। अगर आपको मौका मिलता है इसके लिए कुछ करने का तो आप क्या करेंगे? मैं अभी अपना एक स्कूल चला रहा हूँ रंग के नाम से, रंग स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट्स के नाम से। उस स्कूल का एम जो है वो यही है कि हम अपने जो कल्चरल और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी प्रिजर्वेशन कर सकें। ठीक हो गया। अगर यही सवाल हम आपसे करें कि तबला का जो है अभी पाकिस्तान में क्या मुकाम है, क्या लोग इसे सीखना चाहते हैं? जी सेम यही आपको बात करूँगा जैसे सर ने कही है कि दिन ब दिन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कमी आ रही है। तो हमें अपने साज़ के इस फ़न को जो है आगे हम इसको लेके चलें ताकि लोगों को इसकी पहचान हो सके। और तबला सीखने के लिए एक उस्ताद चाहिए होता है, बिल्कुल तो ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट भी हैं या फिर सिर्फ एक उस्ताद ढूंढना पड़ेगा? जी इसी तरह जैसे सर ने आगे बात की कि पाकिस्तान में 3-4 हमारे जो से चैनल्स हैं, जैसे नापा में कराची में है, लाहौर में अलहमरा हाल है पाकिस्तान, और उसमें इस्लामाबाद में पीएनसी है, इस्लामाबाद में रंग स्कूल म्यूज़िक एंड आर्ट के नाम से एक स्कूल है जो सर का है, वहाँ से जो है सीखी जा सकती हैं ये सारी चीज़ें। आपने सितार में पाकिस्तान को कई ममालिक में रिप्रेजेंट किया, इस जर्नी पर रोशनी डालेंगे? सितार को लेके मेरा सफ़र बहुत खूबसूरत है। सितार मेरे लिए ज़िंदगी है और मैंने पाकिस्तान का नाम जो है कई ममालिक में लेके सितार बजाया, रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, अपने कल्चर को। सो बीइंग एन आर्टिस्ट मैं समझता हूँ कि जो फ़नकार हैं वही किसी मुल्क के एम्बेसडर्स होते हैं। जब आप सितार लेके या कोई भी साज़ लेके पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आप अपने मुल्क का ब्राइट इमेज जो है उसको लेके आते हैं लोगों के सामने, और इसकी इस वक्त हमें दुनिया में ज़रूरत है। आपकी कोई यादगार परफॉर्मेंस? बहुत से ममालिक में मेरी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो मेरी यादगार हैं, लेकिन शेक्सपियर फेस्टिवल में मैंने ओरेगोन में परफॉर्म किया, पोर्टलैंड में। सो वो मेरी हमेशा के लिए यादगार परफॉर्मेंस है कि मैंने पहली बार, वो मेरी यूएस में पहली परफॉर्मेंस थी और मुझे पहली बार पता लगा कि लोग सितार को किस तहम्मुल से दुनिया से बाहर, पाकिस्तान से बाहर दुनिया में लोग कितने तहम्मुल से क्लासिकी जो साज़ हैं इनको सुनते हैं, और वो परफॉर्मेंस मेरे लिए यादगार है हमेशा। राग क्या होते हैं? वेस्टर्न म्यूज़िक में जैसे स्केल्स हैं वैसे हमारी मौसीकी में राग हैं। राग में अर्ज़ करूं कि राग बुनियादी तौर पे एक कैफ़ियत का नाम है। सो हमारे यहाँ कई राग राइज हैं। सो कोई रागों के अपने फिर औकात हैं, वक्त हैं रागों के। रात का राग है, शाम का राग है, दोपहर का राग है, सुबह का राग है, रात गए के राग हैं, रागनियाँ हैं। तो राग यूँ कह लीजिए कि एक कैफ़ियत का मजमूआ है। अब वो आपकी कैफ़ियत उदासी की है, खुशी की है। फिर कई राग जो हैं बड़ी स्पेसिफ़िक जो है वो सिचुएशंस पे कंपोज़ किए गए, जैसे राग मियाँ की मल्हार है, बारिश का राग है। राग बहार है, उसका तासुर यूँ है कि जैसे फूल खिल उठे हैं। कोई एक राग हमें सुनाएंगे? मैं आपके लिए, क्योंकि अभी हम दोपहर के वक्त में बैठे हैं, तो मैं आपके लिए राग शुद्ध सारंग वो आपके लिए पेश करता हूँ।
बहुत ही आला, बहुत बहुत खूबसूरत नवाज़िश। सुनाया आपने। बहुत तो शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो सितार है ये सिर्फ राग में ही बजाया जाता है या फिर किसी और म्यूज़िक में भी इसको शामिल किया जा सकता है? राग जो है वो तो एक बुनियादी स्ट्रक्चर हो गया मौसीकी का। अब कोई भी धुन किसी ना किसी राग में है, तो अगर आपको राग आते हैं तो आप दुनिया का कोई भी म्यूज़िक इस पे बजा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सिंधी फोक मेलोडी है वो सुनाता हूँ, देखिए कि वो सितार पे कैसी लगती है। जी प्लीज़।
बहुत ही आला, बहुत नवाज़िश। बहुत मज़ा आया सुन के। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो जाते जाते कुछ कहना चाहें आप? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने कल्चर पे तवज्जो देनी चाहिए, अपने मौसीकी पे तवज्जो देनी चाहिए और इस मादूम होते हुए ख़ज़ाने को बचाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता हो सितार, सारंगी, सरोद और हमारी जो क्लासिकी गायकी है वो किस तरह की है। अगर आप कुछ कहना चाहें जाते हुए? मैं यही कहूँगा कि जी इस फ़न को जो सा है हम आगे लेके चलें और इसको वेस्ट मत करें। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो जाते जाते कोई ईद मैसेज आप देना चाहें? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ईद पे खूब खाएं, खूब पिएं, लेकिन सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जैसे हमारे यहाँ एक तासुर ये देखा जाता है अमूमी तौर पे कि गलियाँ जो हैं, सड़कें जो हैं, उस पे लोग वो जो बाकियात हैं वो छोड़ जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सफाई का बाकायदा ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसा ही है। आप कोई मैसेज देना चाहें ईद के हवाले से? मैं जाते जाते यही आपको मैसेज देना चाहूँगा कि सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और सब अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़ा खाएं और खुश रहें। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो जाते जाते मैं आप सबको ईद की मुबारकबाद दूंगी और इसके साथ साथ ये भी कहूँगी कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कुर्बानी की ईद है तो कुर्बानी तो देनी ही है आपने, लेकिन मिल बांट कर खाना है, सारा अपने फ्रीज़र में नहीं रख लेना है आपने। तो बस मेरा तो यही मैसेज है और अपना ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक।